फ्रेंड्स, तो आज के हम इस वीडियो में टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। इस टॉपिक को जितना आप स्ट्रांग करोगे बेटा, उतना ही बेहतरीन आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रन करेगी, क्योंकि बिना इसके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको लगाने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए इस बॉन्डिंग का आज मैं आगाज करता हूं। और बॉन्ड होता क्या है, सबसे पहले जानें व्हाट इज बॉन्ड। बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम। बॉन्ड क्या है? अगर हम बात करें कि बॉन्ड क्या है, तो बॉन्ड की शॉर्टकट डेफिनेशन बेटा आप दे सकते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है? बॉन्ड कहलाता है। बॉन्ड के कितने टाइप होते हैं? अब सीधी सी बात है, सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि बॉन्ड बनता क्यों है, बॉन्ड के पीछे कहानी क्या है। ठीक है, तो देखो बेटा, बॉन्ड क्या है ये आपने जाना। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोशल और लिविस। इन्होंने एक रूल दिया था जो ऑक्टेट रूल के नाम से जाना जाता है। कोशल लिविस का कॉन्सेप्ट जो कि ऑक्टेट रूल के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, और ऑक्टेट है क्या? देखा होगा कि जैसे हमारे पास जो नेचर में एलिमेंट होते हैं, तो उनमें कुछ एटम एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब बाहरी सेल कंप्लीट फिल है, तो वो इनर्ट है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहते। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो वो इलेक्ट्रॉन को ले करके या दे करके कोई रास्ता ऐसा निकालते हैं कि वो अपने बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकें, ताकि अपने आप को स्टेबल महसूस कर सकें। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए ही ये सब कहानी शुरू होती है। ठीक है, और जब तक वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर लेगा, तब तक वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब बेटा एक बात सुनिए, कुल मिलाकर के बॉन्ड की जो थ्योरी है वो कहाँ से शुरू होती है? ऑक्टेट से। और बॉन्ड कितने टाइप के हो सकते हैं, उनके बारे में जानिए। तो देखिए बेटा, बॉन्ड के टाइप क्या हो सकते हैं, जरा समझिए। पहला बॉन्ड बेटा आता है जिसे हम आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। आयोनिक बॉन्ड। देखो, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। जैसे दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा और दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? बॉन्ड बोलेंगे। मतलब पहली बात, इसमें क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानेंगे। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानेंगे। तो अब बेटा यहां से एक बात क्लियर हो गई कि आयोनिक बॉन्ड तभी बनता है जब दो एटम के बीच कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब जैसे मेटल और नॉन मेटल का क्राइटेरिया फिक्स हो गया कि ये बॉन्ड उन्हीं के बीच मिलता है जहां पर मेटल होता है और नॉन मेटल, जैसे MgO, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके अंदर बॉन्ड आयनिक होगा।
अब सीधी सी बात है बेटा कि अगर कहीं पर आयनिक बॉन्ड बनता है तो ऐसे कंपाउंड आयनिक कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं। और आयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी होती है? तो पहली बात, अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें और कौन सी फेवरेबल कंडीशन है उन पर भी अगर हम बेटा चर्चा करें तो आप देख सकते हो कि प्रॉपर्टी कैसे हम पहचानेंगे। प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी बेटा आती है कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक डायरेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो एटम के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण, इसलिए आयनिक बॉन्ड कैसा होगा? स्ट्रांग होगा, ये कंफर्म है। अब बेटा जब आयनिक बॉन्ड स्ट्रांगर है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा, मतलब हायर होगा। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। अगली बात आती है कि अगर हम इनके सॉल्युबिलिटी को लेकर के बात करना चाहें तो आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। अब बेटा पोलर क्या होते हैं? सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। वाटर जैसे सॉल्वेंट में जैसे नमक है, नमक के क्रिस्टल को पानी में घोलो तो बड़ा आसानी से डिसॉल्व होता चला जाता है। लेकिन नमक को अगर मस्टर्ड ऑयल या केरोसिन ऑयल में डिसॉल्व करें तो आसानी से नहीं डिसॉल्व होता है। देखो इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है, ठीक है? उस कहानी को समझना है क्योंकि क्वेश्चन वहां से आ चुका है। क्या पूछा था उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो देखिए पोलर सॉल्वेंट के बारे में अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट दो टाइप के, पोलर और नॉन पोलर। पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, और जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है वो नॉन पोलर होते हैं। वाटर का डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण जिसे कहते हैं बेटा, वो वाटर का जीरो नहीं होता है। अगर आपको कुछ याद हो तो वाटर का वी शेप होता है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दिस। तो अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर ऐड होंगे तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है? तो अब बात आती है कि सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में क्यों है, ठीक है? तो देखिए इसके पीछे कहानी सुनिए, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही मैं समराइज कर रहा हूं चीजों को। देखो अगर मैं बात करूं कि बेटा दो चार्ज अगर रखे हैं, एक Q1 चार्ज और एक Q2 चार्ज, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखें, तो इनके बीच लगने वाला कूलाम्बिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 अपॉन r²। ये चार्ज कहाँ थे? वैक्यूम में। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को आपने हटाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। परावैद्युतांक, परमिटिविटी। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करना चाहें तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को बेटा केमिकल बॉन्ड पर अप्लाई करना चाहें तो बिल्कुल जिस तरीके से कूलाम लॉ आप लगाते थे फिजिक्स में, दो अपोजिट चार्ज के बीच की डिस्टेंस r है, तो ऐसे ही
ये Na प्लस है, ये Cl माइनस है, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो ये चार्ज एज लाइक टू प्लस क्यू है और ये चार्ज एज लाइक टू माइनस क्यू है। ओके, तो इनके बीच में लगने वाला कूलाम्बिक फोर्स जो होगा वो सोडियम प्लस Cl माइनस और अपान r स्क्वायर। अब जब आप बेटा इसको वाटर जैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो या किसी सॉल्वेंट में घोलते हैं तो यहाँ पर मीडियम हमने बदल दिया, तो मीडियम अगर बदल दिया तो यहाँ पर इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए एक अलग कांस्टेंट d यूज करेंगे और d को ही हम बेटा क्या नाम रखते हैं, d को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक। यहाँ पर दोनों चार्ज कहाँ थे, हवा में थे, ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर कांस्टेंट ये लाना पड़ा और यहाँ कांस्टेंट d को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बेटा आपको पता है फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर बढ़ता है तो फोर्स क्या होता है, घटता। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है अगर तो फोर्स क्या है, घटता है। तो अब बेटा ये कैसे घटता बढ़ता है, आपको पता है कि वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है, करीब 80। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होने के नाते जब इसको हम पानी में रख देते हैं तो वो इसके बीच लगने वाले फोर्स को तोड़ देता है और ये आयन फ्री हो जाते हैं, इसलिए कूलाम्बिक लॉ के अकॉर्डिंग ही इसकी सॉल्युबिलिटी होती। तो एक बार ये ऑप्शन में क्वेश्चन डाल चुका है, ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन सेट किया था, उसमें इस ऑप्शन को कोरिलेट कर दिया था, तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जैसे फिजिक्स में आप ऑपरेट कराते हो वैसे यहाँ पर आप ऑपरेट करा सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो प्रॉपर्टी थी किसकी, सॉल्युबिलिटी की। अब सॉल्युबिलिटी के बाद बेटा हमें क्या देखना है, कुछ और प्रॉपर्टी। तो आपको पता है कि जो NaCl है तो इसकी अगर कंडक्टिविटी की बात करें, आपने देखा होगा कि अगर हम इसको मोल्टेन फेज में लाते हैं तो ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि सॉलिड फेज में नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। सॉलिड फेज में नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और मोल्टेन फेज में गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक। तो देखो बेटा, अब बात आती है कि इसकी क्या फेवरेबल कंडीशन हो सकती है। कंडीशन देखो बेटा, कंडीशन में क्या है, लो IP और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लो IP और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये जो है इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्यों लो IP? अरे कॉमन सेंस कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो जितना जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से लॉस करने का मतलब क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो उसकी एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन हैं बेटा जो फेवरेबल हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है, PGT में आ चुका है। तो क्वेश्चन का क्या क्राइटेरिया बनता है, देखिए ये सब टॉपिक बेटा ऐसे हैं कि इन टॉपिकों का थ्योरेटिकल पार्ट जो है इसको आप रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से करें, क्योंकि जब तक इसका कॉन्सेप्ट बढ़िया नहीं होगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा, जब ऑप्शन 4 मिलते हैं
तो वहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है, और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो और दूसरी बात है कि इन सब टॉपिकों में एनसीईआरटी की रीडिंग आपको कर ही लेना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ा सा अलग होती है और ऑप्शन आजकल मैं देख रहा हूँ कि वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी का लैंग्वेज उठा के सेट कर देता है, पूरा लैंग्वेज उठा के सेट कर देता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपकी आयनिक बॉन्ड की अच्छी है तो कंफर्म है कि आपका आयनिक बॉन्ड का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मुझे लगता, देख लीजिए कि इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। ओके बेटा, ओके। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं। अभी हम थोड़ी सी लैटिस एनर्जी पर भी चर्चा करेंगे। हाँ, इसका जो है कभी कभी क्वेश्चन लैटिस एनर्जी से निकल आता है। तो चलो पहले हम लैटिस एनर्जी ही देख लेते हैं। देखो लैटिस एनर्जी क्या है। देखो इसको दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर एक मोल क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया जाए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, तो जो एनर्जी निकलती है वो लैटिस एनर्जी है। या एक मोल क्रिस्टल को ब्रेक करके एलिमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कराने में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो लैटिस एनर्जी है। मतलब आप इसको दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक मोल क्रिस्टल लैटिस को बनाने में कहां से, अपने एलिमेंटल फॉर्म से, जो एनर्जी निकलती है लैटिस एनर्जी है। या इसको उलट दें, ब्रेक करने में, वो भी लैटिस एनर्जी है। बस एक प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा और दूसरा बेटा क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। कोई दिक्कत नहीं। बात आती है कि लैटिस एनर्जी को कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आप लोगों ने एक साइकिल का नाम सुना होगा। कौन सा साइकिल? बॉर्न-हैबर साइकिल। तो बॉर्न-हैबर जो साइकिल है, इससे हम लैटिस एनर्जी का ऑब्जर्वेशन करते हैं बेटा। देखें जरा, तो जैसे एक ये सोडियम का मेटल है, ये सॉलिड है। इस सोडियम मेटल को हम कन्वर्ट कराते हैं पहले सोडियम गैस में, आइसोलेट करना होता है। तो इस दौरान जो एनर्जी आपने इसको दिया वो सब्लिमेशन। क्या है सब्लिमेशन? आपको पता है कि कोई भी मटेरियल अगर सॉलिड से सीधे गैस फेज में जाए, वेपर फेज में जाए, तो वो सब्लिमाइज कहलाता है। अब इसके बाद इसको कुछ एनर्जी दी गई जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी है, सोडियम आयन। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। अब देखो बेटा, हाफ Cl2 मिला तो NaCl बनाया। हाफ Cl2 को तोड़कर पहले Cl एटम आइसोलेट किया तो इसको एनर्जी D/2। D इज द डिसोसिएशन एनर्जी, एटमाइजेशन कह सकते हैं या डिसोसिएशन एनर्जी। क्यों हमने D/2 लिया? क्योंकि क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल जब दो Cl एटम में कन्वर्ट होता है तो इसे एनर्जी D जूल देना पड़ा। तो बेटा हाफ Cl2 से Cl हमें बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि एक मोल का फॉर्मेशन करना है। ओके, अब बेटा आइसोलेटेड एटम के बाहरी सेल में, ये एटम आइसोलेट हो गया, इसके बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन की एंट्री कराने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन की एंट्री कराई गई तो जो एनर्जी रिलीज हुई
उसे हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ठीक चलेगा। अब बेटा Na+ और Cl- के फॉर्म में जब आ गया तो अब बेटा समझ सकते हैं, देखो इसने क्या बनाया, Na+Cl-, ये Na+Cl- ये मिले तो इस दौरान जो एनर्जी निकल गई वो U है, U फॉर लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी। अब बेटा एक साइकिल बन गई। साइकिल क्या बन गई कि जो जो एनर्जी इन्वॉल्व हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, उनको जोड़ देते हैं, जो एनर्जी रिलीज हो गई है उनको माइनस कर देते हैं, उनको माइनस कर देते हैं। तो बेटा कौन कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है जरा देखो। सब्लिमेशन एनर्जी आपने दिया तो एब्जॉर्प्शन, ये एनर्जी आपने दिया तो एब्जॉर्प्शन। तो अगर मैं इनको जोड़ना चाहूं तो ऐसे जोड़ सकता हूं, सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन प्लस डिसोसिएशनल एनर्जी आपने दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज हुआ, बॉन्ड का इसके बीच जब फॉर्मेशन हुआ तो एनर्जी निकल गई, इज इक्वल टू 0। ये आपने इसकी एक साइकिल बना लिया। इसी से हम लैटिस एनर्जी का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। अच्छा एक चीज और ध्यान दें, जनरली इस पर क्या हो रहा है कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि मतलब आपको सारी एनर्जी की वैल्यू दे दे और इसके बाद पूछे कि बताओ लैटिस एनर्जी कितनी है। नहीं, क्वेश्चन एक तो ऐसे पूछता है कि इनमें कौन कौन सी एनर्जी का क्या है नाम, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछा कि कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड है लैटिस एनर्जी के लिए, तो ये सारी एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक क्वेश्चन ऐसे डाल देता है। दूसरा क्वेश्चन बेटा ऐसे बना देता है कि लैटिस एनर्जी डिपेंड किस पर करती है, तो साइज पर, साइज घटेगा लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, साइज उसकी बैलेंसी पर डिपेंड करेगा, चार्ज पर डिपेंड करेगा, तो उस पर भी बेस्ड एक क्वेश्चन डालता है। तो देख लो, इस इतनी बात में कोई अगर डाउट है तो देख लें। हमने क्या बताया, हमने ये बताया बेटा कि लैटिस एनर्जी जो होती है, लैटिस एनर्जी वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका साइज कैसा है, उसका चार्ज कैसा है, इन सारी बातों के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। तो मुझे लगता है बात समझ आ जानी चाहिए, और इसका इस्तेमाल हम थर्मोडायनामिक्स में भी करेंगे। इसका यूज जो है हम थर्मोडायनामिक्स में करेंगे। देखो इधर देखो बेटा, ये दो बातें आपको देखना है। जैसे मैं आपसे पूछता बेटा कि Mg+2 सोडियम प्लस, इन दोनों में
किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है? तो लैटिस एनर्जी इसकी ज्यादा है। ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी इसकी ज्यादा उसकी कम, ठीक है। ऐसा क्यों है? आप देख सकते हो बेटा, इस पर चार्ज ज्यादा है, ठीक है, साइज छोटा है, इसलिए इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको ऑर्डर अरेंज करना पड़ जाए, लैटिस एनर्जी के लिए अरेंज करना है, सबसे ज्यादा चार्ज Al पर है, ये ऑर्डर रहेगा, ये ऑर्डर रहने वाला है। तो मुझे लगता बात समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब हम लैटिस एनर्जी के बाद अभी आगे हम कुछ क्वेश्चंस इस पर सॉल्व करेंगे, सॉल्युबिलिटी को लेकर के, हाइड्रेशन एनर्जी से कोरिलेट करके, ठीक है। पहले हम टाइप ऑफ बॉन्ड फिनिश करते हैं, उसके बाद, ठीक है। अब देखो, दूसरे टाइप का बेटा बॉन्ड आया, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट में क्या है, जैसा कि आपको पता भी है कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग होती है तो कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे ये रहा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, जैसे ये रहा, इक्वल शेयरिंग हुई, ओके बेटा। अब बेटा ये बॉन्ड दो टाइप का, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर, तो हम कह सकते हैं इट इज ऑफ टू टाइप, वन इज पोलर कोवैलेंट, नॉन पोलर कोवैलेंट। तो पोलर और नॉन पोलर में क्या फर्क पड़ता है, जरा देखें ध्यान से। तो देखो बच्चों, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एक एक की हो सकती है, दो दो की भी हो सकती है, और तीन तीन की भी हो सकती है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक को कहते हैं पोलर कोवैलेंट, दूसरे को कहते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट, ठीक है। तो देखो बेटा, पोलर और नॉन पोलर में क्या फर्क है।
जरा समझिए। जैसे हम बात करते हैं पोलर कोवैलेंट, जैसे आपने दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया, H और Cl शेयरिंग किया एक एक इलेक्ट्रॉन की, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा H से ज्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब शिफ्ट हो जाएगा, क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि दिस एटम इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। जब इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी को बोलेंगे पोलैरिटी, इसी को बोलेंगे पोलैरिटी। ठीक है, यही है पोलैरिटी। बताओ, तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हुई, लेकिन आफ्टर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो गया, जिसके कारण यहाँ पर पार्शियल चार्जेस आ गए, इसे हम बोलेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब जैसे HBr है, HF है, HI है, इन सब के अंदर यही बॉन्डिंग ऑपरेट होती है। बोलो बेटा, चलेगा? दूसरे टाइप का जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर में बेटा क्या होता है कि दोनों एटम सिमिलर हो। जैसे अभी मैंने बताया, क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते बेटा? 7, 4, 3, 7, 4, 5, 6, 7। अब क्या होगा, इन दोनों एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, बराबर की शेयरिंग। तो इसे हम बोलेंगे, क्योंकि अब ये दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग न इधर हो सकती न उधर हो सकती, इसलिए ये सब नॉन पोलर हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कोवैलेंट बॉन्ड को क्लासिफाई करके उसमें दो वैरायटीज ला सकते हैं, एक को कह सकते हैं पोलर और दूसरे को नॉन पोलर। ठीक है बेटा। अब इसके बाद बात आती है कि जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, इनकी अगर हम सॉल्युबिलिटी को लेकर के बात करें, तो जो हमारे पास पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, जैसे HCl है, HBr है, इनकी सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में है, इनकी सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में रहती है। लेकिन जो नॉन पोलर हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर में रहती है। जैसे आप एल्केन की बात कर लो, जैसे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, हेक्सेन, ये सब कैसे मॉलिक्यूल हैं? नॉन पोलर। तो इनकी सॉल्युबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगी। बाकी जो पोलर होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी पोलर में। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो कभी कभी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि कहीं पर हम पार्शियल चार्ज बनाते हैं, कहीं नहीं बनाते हैं। जैसे बेटा मान लीजिए कि ये CH का बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है,
लेकिन चार्ज हम नहीं दिखाते। जैसे कोई हाइड्रोकार्बन है तो उसके ऊपर चार्ज नहीं दिखाया जाता। रियलिटी ये है कि ये चार्ज तभी शो करना चाहिए जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.78 या इससे ज़्यादा हो। जैसे दो एटम हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.78 या इससे ज़्यादा हो। जैसे H और F, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है ना, बहुत ज़्यादा, इसकी करीब करीब 2 होती है। तो अब इन दोनों के 2 से और कम ही समझिए, तो अब इसके बीच डिफरेंस रहता है बेटा, तो इसलिए हम यहाँ पर दिखाएंगे चार्ज। इसीलिए तो देखा होगा कि हम कह देते हैं कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दिस, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से आप कोवैलेंट बॉन्ड को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या बताया, 2 बातें बताई। पहली बात मैंने बताई कि बॉन्ड क्या होता है, एक समरी के तौर पर। बस देखो, इसके कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाओ बेटा, केवल आपको की पॉइंट पता हो, ऑप्शन जब आपके सामने आएगा तो निकल आएगा। ऑप्शन जब आपके सामने आएगा तो निकल आएगा। तो की पॉइंट में जैसे हमने पहचाना कि बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, बॉन्ड क्यों बनाने की कोशिश करता है कोई एटम, क्योंकि अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो करता है ऐसा। दूसरी बात, बॉन्ड कितने टाइप के पॉसिबल हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हमने 2 बॉन्ड बताए। कौन सा? आयनिक बॉन्ड बताया, और कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट। अब आयनिक बॉन्ड का क्या क्राइटेरिया है, कौन सी कंडीशन है जो फेवरेबल होती है, ठीक है, तो उस पर हमने चर्चा किया। और लैटिस एनर्जी पर हमने चर्चा किया। लैटिस एनर्जी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कई चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, लैटिस एनर्जी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कई चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो कुल मिलाकर के जो कोवैलेंट बॉन्ड था उस पर चर्चा किया, क्या है, कितने टाइप का हो सकता है, कहाँ सॉल्युबल है, कहाँ नहीं सॉल्युबल है, वो आपने देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से अब इस पर ये कॉन्सेप्ट इतना पढ़ने के बाद आप पहले ये एनालाइज कर लिया करो कि इस पर क्वेश्चन कैसा कैसा बनेगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन इसके अंदर बन सकता है, क्योंकि कुछ कंपटीशन में इस टॉपिक का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कुछ कंपटीशन में इस टॉपिक का वेटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारे के सारे ये कॉन्सेप्ट हैं। तो कॉन्सेप्ट हैं इसलिए इनका वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, तो आज हमने 2 बॉन्ड पर पूरी तरीके से चर्चा कर लिया। 2 बॉन्ड हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ें, रिवाइज करें, और जो भी आप जिस कंपटीशन के लिए आप अपीयर हो रहे हैं उस पर जाएं और अनसॉल्व्ड को खोलें, क्वेश्चन उसमें देखें, क्वेश्चन को लगाएं, जिससे पता लगेगा कि जो हमने थ्योरी पढ़ रखी है वो कितना सफिशिएंट है, क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन पर फॉलो अप नहीं करोगे, क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं करोगे, तो ऐसे तो पढ़ने के पहले लगता है कि मतलब हमारा सब ठीक है, चल रहा है, लेकिन बाद में जब क्वेश्चन फंस जाता है तो लगता है देखो यार यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो गई, कमी रह गई। ठीक है, तो इसलिए हमें अनसॉल्व्ड को लगाना चाहिए। तो आज के हम इस वीडियो में इतना रखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इसी का आगे का हिस्सा मैं शुरू करूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू।